एक बार दादाजी किसी की शादी में गए हुए थे। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाते थे। तो दादाजी निकल पड़े घर की ओर। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद वो बहुत थक चुके थे और आराम करने की जगह ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक चलने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ा। वो गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। हाँ, इक्का दुक्का श्वान के रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रहे थे। अब कहाँ आराम किया जाए, यही सोचकर दादाजी परेशान हो रहे थे कि तभी दूर एक जगह हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर दादाजी का चेहरा खिल उठा और वो उसी दिशा में चल दिए। जल्दी ही वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान था। दादाजी ने उस घर के सामने जाकर आवाज़ लगाई, कोई है क्या यहाँ पर? पहली बार में कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दोबारा आवाज़ लगाई, कोई अंदर है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस बार घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। जी हाँ, बताइए क्या काम है? ये सुनकर दादाजी ने राहत की सांस ली। मुझे रात भर आराम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। रात भी काफ़ी हो गई है, मुझसे और चला नहीं जा रहा। अगर रात भर आराम करने की कोई जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वो औरत कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, ठीक है, आप रुक सकते हैं। उस औरत ने हामी भर दी, पर दादाजी ने पूछा, क्या आपके यहाँ और कोई नहीं रहता? और ये गांव भी एकदम सुनसान है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर सब लोग गए कहाँ? वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, मेरे मर्द तो काम के सिलसिले से दूसरे गांव गए हैं और गांव इसलिए सुनसान है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो सब लोग सो चुके हैं। फिर उस औरत ने अंदर आने का आग्रह किया। उसके घर के बगल में ही मेहमानों के लिए एक अलग सा कमरा बना हुआ था, जो छोटा सा तो था पर रात बिताने के लिए काफ़ी था। दादाजी उस कमरे में आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने अपना खुद का खाना बनाया। वो अक्सर अपने साथ खाना बनाने का थोड़ा सा कच्चा अनाज लेकर चलते थे। जब खाना बन गया तो उन्होंने आवाज़ लगाई, अगर घर में नींबू हो तो दे सकती हैं क्या? उधर से आवाज़ आई, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करें। दादाजी के कमरे के सामने ही नींबू का पेड़ था। अचानक से दादाजी की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो नज़ारा देखा, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो वहीं मर जाता। उस औरत ने अपने कमरे से ही हाथ बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ लंबा होता जा रहा था और उसने कमरे के अंदर से बैठे बैठे ही वो नींबू तोड़ लिया और वापस उसका हाथ छोटा होने लगा। दादाजी ये नज़ारा देखकर समझ गए कि वो गलत जगह आ गए हैं। दादाजी भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। वो रात भर चलते रहे और सुबह वो एक दूसरे गांव पहुँच गए। वहाँ कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। दादाजी को इतनी जल्दी चलता देख उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हैं? दादाजी ने रात को बीते उस घटना के बारे में उन्हें बताया तो वो लोग भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव में 1 महीने पहले एक भयानक संक्रमण बीमारी फैली थी,
जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। गांव के कई लोग मारे गए, कई लोग भाग गए। फिर आपको कोई औरत जिंदा कैसे मिल सकती है? हमारे ख्याल से आप एक बड़े खतरे से बचकर आए हैं। शायद भगवान ने आपकी रक्षा की है। दादाजी भी अब समझ चुके थे कि वो किससे मिलकर आए हैं, और उस रात के बारे में सोचकर ही उनके शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे दोस्त राजकुमार के बड़े भैया की नई नई शादी हुई थी। भैया भाभी नए घर में रहने चले गए थे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी डरावना था। भैया जब नाइट शिफ्ट करके वापस आए तो घर अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो आखिरकार भैया ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो भाभी अचेत अवस्था में नीचे पड़ी थी। जब भैया ने उन्हें छुआ तो भाभी का शरीर आग की तरह तप रहा था। भैया तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ काफ़ी देर बाद उन्हें होश आया। उनको पुराने वाले घर में ले जाया गया, पर कुछ दिनों तक भाभी ने किसी से बात नहीं की, बस खोई खोई सी रहती थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार तो आई। तो एक दिन भैया ने पूछ लिया कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। भाभी ने पूरी बात बताई तो भैया ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सोचा कि शायद उस रात बुखार सिर पर चढ़ जाने की वजह से उन्हें ये धोखा हुआ होगा। इस वजह से आराम करने के लिए भाभी को मायके ही छोड़ आए। उस दिन के हादसे के बाद से भैया अपने पुराने घर पर ही रह रहे थे, पर वहाँ सोने और रहने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए भैया ने तय किया कि वो नए घर में ही रहेंगे। इसलिए घर वालों से इजाज़त लेकर वापस नए घर में आ गए। दादा दादी ने उन्हें बहुत मना किया, पर भैया ने जिद कर ली थी तो सभी ने इजाज़त दे दी। भैया नए घर में रहने लगे। अभी कुछ दिन उनकी नाइट शिफ्ट ही थी, तो उन्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर कुछ दिनों बाद उनकी ड्यूटी डे शिफ्ट हो गई। अब भैया सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम 6 बजे तक लौट कर आ जाते हैं। कुछ दिन तो अच्छे से कट गए। भैया को भी यकीन हो गया कि भाभी को वहम ही हुआ होगा, वरना इतने दिनों से उन्हें यहाँ कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया। पर शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। आज भैया की सुबह की ड्यूटी थी। भैया सुबह 10 बजे अपने काम पर चले गए और शाम 6:30 बजे तक लौट कर आए। काम से आने के बाद उन्होंने नहाया और खाना बनाने में भिड़ गए। बीच में भाभी का फ़ोन आया। भाभी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। भैया ने भी उन्हें समझाया कि इस घर में कई दिनों से वो अकेले रह रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। तो भाभी ने भी कहा कि 1-2 दिन में वो भी वापस आ जाएंगी। भैया भी खुश थे, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर आकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। जो भी हो, भैया ने खाना बनाकर खा लिया। खाना खाने के बाद भैया ने अपना बिस्तर लगाया और सो गए। भैया सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे भैया को ऐसा लगा कि कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उनकी छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ था। वो चाह कर भी अपने ऊपर से उसे हटा नहीं पा रहे थे। वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। आखिरकार उनकी आँख खुली और उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाया। सामने का नज़ारा देखकर भैया के होश फाख्ता हो गए। उनकी छाती पर एक चुड़ैल, जिसके बाल खुले हुए थे, सफ़ेद साड़ी,
लाल आंखें, पूरा चेहरा विभत्स, मानो सड़ चुका हो। वो अपने लंबे जीभ से भैया के चेहरे को चाट रहे थे। उसने अपने हाथ, जिसके नाखून बड़े बड़े थे और सड़े हुए थे, उससे भैया के गले को दबाने लगी। भैया की सांसें रुकने लगी, मानो मौत उनसे कुछ ही दूरी पर हो। पर भैया ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और भगवान का नाम लेकर उस चुड़ैल को जोरदार धक्का दिया। इस बार वो दूर जा गिरी और हवा में कहीं गायब हो गई। रात भर भैया नहीं सोए। सुबह होते ही उन्होंने अपना सामान समेटा और उस घर को अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और दो छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा।
और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रहे थे। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थे उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने की वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज़ लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रहे थे और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला
घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता।
उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया, मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था, रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया।